बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजुअल प्रोसेस। ये भी लॉन्ग टॉपिक है। जिस तरह पहला जो आई वाला लेक्चर 2 दिन का था, तो ये भी अगले जो वेंसडे और थर्सडे की आप लोगों की क्लास है उसके लिए होंगे। ठीक है, तो ये भी 2 क्रेडिट आवर का यानी 2 दिन का क्लास होगा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे विजुअल प्रोसेस में कि किस तरह जो इमेज है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और फिर वो ब्रेन तक किस तरह जाते हैं और वहाँ पर इंटरप्रिटेशन किस तरह होती है, जो पाथवेज है इसमें और जो प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरह से होते हैं। तो आज इस विजुअल प्रोसेस में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि विजुअल प्रोसेस होता क्या है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, और उसके मुतालिक हमारे जहन में जो खाका बनते हैं, ठीक है, तो ये जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और फिर ब्रेन में जो खाका बनते हैं, इनके दरमियान जो इवेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं विजुअल प्रोसेस। और ये जो सीरीज़ ऑफ एक्शन या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं ये 3 बेसिस पे होते हैं। एक हमारा न्यूरल बेसिस पे, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होगा, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। ये आगे हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस किस तरह होते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो जब हम हमारे आईज किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट से कोई 2 लाइट रेज जो है वो एमिट होते हैं, जो कि हमारे आई पर लगते हैं। ठीक है, आई पर कहाँ पर लगेंगे? एंड द लेंस। अब जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लेंस इज़ द ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टरी पार्ट ऑफ द आई, तो यहाँ पर ये जो रेज है ये रिफ्रैक्ट होंगे। यहाँ पर देख ले, दिस इज़ रे नंबर 1 एंड दिस वन इज़ द रे नंबर 2। तो रे नंबर 1 जो है वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो गया है और नीचे की तरफ ये बन गया है, 1 यहाँ पर आ गया है। और रे नंबर 2 जो है वो यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर इस साइड पे आ गया है। ठीक है, तो वो रेटिना पर के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं दोनों रेज। ठीक है, अब ये दोनों जो उनकी रिफ्रैक्ट हो गया है, अपना डायरेक्शन चेंज किया है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास इस तरह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेटिना में जो ऑब्जेक्ट बनेंगी वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और फिर यही रेटिना से इंफॉर्मेशन जाएंगे टुवर्ड द ब्रेन। उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह वो इंफॉर्मेशन आगे जाते हैं। ये जो हमने पढ़ा डायग्राम में, ये यहाँ पर लिखा भी है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज को सेंस करते हैं थ्रू द आई। ठीक है, फिर वो लेंस से रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पर फोकस हो जाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने वहाँ पर देखा, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट वहाँ पर नज़र आ रहा था। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो, इन्वर्टेड एंड अपराइट, इस तरह होगा। अगर ओरिजिनली ऑब्जेक्ट हमारे साथ ये इसी तरह है तो रेटिना पर ऑब्जेक्ट फिर अपराइट एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो रेटिना क्या करेंगी, इसी विजुअल एनर्जी, ये जो रेज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेज आ गई है, ये विजुअल एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे, कन्वर्ट करेंगी इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द रॉड एंड कोन, जो कि रेटिना में हमारे पास 2 फोटो ट्रांसड्यूसर सेल्स है। ठीक है, उसी के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर यही से इमेज इंफॉर्मेशन जाएंगी टुवर्ड द ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है, थ्रू द ऑप्टिक नर्व, और वहाँ पर विजुअल परसेप्शन होगा। तो हमने डिफिनीशन में ये कहा कि वो प्रोसेस जो कि हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हमारे ब्रेन में जो परसेप्शन बनते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, इनके दरमियान जो इवेंट्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विजुअल प्रोसेस। तो ये स्लाइड वो प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह ये परसेप्शन जो बनते हैं। अब इनके दरमियान ये तो जनरल समरी थी, अब डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। अब जो लेंस की हमने बात की कि लेंस जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ द लेंस है, इसको हम मेजर करते हैं इन डायोप्टर, ये उसका यूनिट है। ठीक है,
और डायोप्टर बराबर है फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल, यानी 1 डायोप्टर इज़ इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की जो को अगर हम 1 से डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास डायोप्टर देंगे, ठीक है। अब फोकल लेंथ से शेदें क्या है, फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास वो मेजरमेंट, वो लेंथ होता है जिसकी बेसिस पे हम एक ऑब्जेक्ट को जिसकी बेसिस पे लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, लाइट रेज आ रही है तो जिस पॉइंट पे, जिस लेंथ फ्रॉम द लेंस पे वो डाइवर्ज या कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, ये 2 लाइट जो है कन्वर्ज हो चुकी है और ये 2 लाइट रेज डाइवर्ज हो चुके हैं। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्जन एंड डाइवर्जन होते हैं, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। और दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द लेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। सो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉर्निया इज़ द 24 मिलीमीटर, ठीक है। और इसका डायोप्टर जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो 42 है और लेंस का 44 है, जबकि उसका रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो 23 है। तो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द लेंस, जबकि फोकल लेंथ जो है वो कॉर्निया का कम है और लेंस का ज़्यादा है। अब उस 3 बेसिस की तरफ आते हैं जिसके थ्रू विजुअल प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। तो इसमें जो पहला है वो हमारे पास न्यूरल बेसिस, यानी उसमें नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो जिस तरह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि वहाँ पर 2 किस्म की जो रेटिना है उसमें 2 किस्म की सेल होते हैं, जिसको हम फोटो ट्रांसड्यूसर कहते हैं या फोटो रिसेप्टर भी उसको कहते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर भी इसको कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइट रेज है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेज, तो उसको डिटेक्ट करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, एक है रॉड और दूसरा है कॉन्स। अब रॉड्स और कॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी रेटिना के ऊपर डिफरेंट है। जो हमने रेटिना डिस्कस किया कि वहाँ पर एक पार्ट होता है फोविया सेंट्रलिस, तो फोविया सेंट्रलिस में हमारे पास कॉन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जबकि रॉड्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम फोविया सेंट्रलिस से अवे जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रॉड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और कॉन्स जो है वो कम होते हैं। तो यही बात यहाँ पर डिस्कस किया है। अब रॉड सेल जो है ये हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना है। एक है आउटर सेगमेंट, ठीक है, जिसमें हमारे पास फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन, ठीक है। आउटर सेगमेंट में ये हमारे पास पिगमेंट है जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन, ठीक है। जो इनर सेगमेंट है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, जो कि ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये इनर एंड आउटर सेगमेंट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है थ्रू दी सीलियम, ठीक है। फिर इसमें सेल बॉडी होती है, तो जिससे रॉड फाइबर arises from the inner segment and pass downward become enlarged that contain the nucleus। जहाँ से रॉड के फाइबर अराइज होते हैं यानी इनर सेगमेंट से, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड जाते हैं और नीचे जाकर इस तरह यहाँ से अराइज होकर तो नीचे डाउनवर्ड जाके ये एनलार्ज हो जाते हैं इस तरह, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो इसी एनलार्ज बॉडी विद द न्यूक्लियस को हम कहते हैं सेल बॉडी। और फिर आगे जाकर ये क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं, जिसको हम साइनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। ये छोटा एंड एनलार्ज टर्मिनल होता है, जिस तरह ये मैंने एनलार्ज किया तो ये यहाँ पर साइनेप्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाएंगे, ठीक है। और साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ पर जो होते हैं उसमें कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर होगी, ग्लूटामेट। ये याद रखिए कि हमारे पास जो रॉड सेल की साइनेप्सिस है, साइनेप्टिक वेसिकल है, उसमें ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जो फोटो ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस है इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होगा, ग्लूटामेट। अब फंक्शन ऑफ द रॉड्स क्या होंगे, इट हैव लो थ्रेशोल्ड, तो जब इसका थ्रेशोल्ड लो है तो ये डिम लाइट को सेंस करेंगे, ठीक है, या नाइट विजन या
स्कोटोपिक विजन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा ये रिजॉल्विंग द डिटेल ऑफ द आर द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं, क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड लो है, ठीक है। तो लो थ्रेशोल्ड डिम लाइट का होता है, तो वो सिर्फ डिम लाइट यानी डे नाइट का जो लाइट होता है उसको सेंस करेंगे, ठीक है। तो इस पर जो ऑब्जेक्ट हम देखेंगे वो या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा या इन दोनों की कम्बिनेशन यानी ग्रे होगा, ठीक है। रॉड्स के थ्रू हम ओनली ब्लैक एंड वाइट या ग्रे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमें फेडेड शेडो टाइप की नज़र आएंगे। अब कोन्स की तरफ आते हैं, तो कोन्स में भी हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह रॉड्स में 4 पार्ट्स है, वही 4 पार्ट्स जो है यहाँ पर कोन्स में भी है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर जो हमारे पास आउटर सेगमेंट था उसमें जो रॉड डिस्क थी, ठीक है, उस रॉड डिस्क में हमारे पास फोटोसेंसिटिव जो पिगमेंट थे वो रोडोप्सिन थे, रोडोप्सिन। ये फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है इन द रॉड्स, ठीक है, ये हमारे पास रॉड्स में है। जबकि यहाँ पर हमारे पास रॉड डिस्क भी नहीं होगा और रॉड डिस्क की बजाय यहाँ पर होगा सेक्यूल्स, ठीक है। और उसी सेक्यूल्स में जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होंगे वो रोडोप्सिन नहीं होंगे, बल्कि पोरपायरोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड साइनोप्सिन होंगे, ठीक है। ये 3 टाइप्स यहाँ पर कोन्स में पाई जाएंगी, जबकि रोडोप्सिन रॉड में होंगे। रॉड में ये कहाँ पर होंगे? रॉड डिस्क में होंगे, जबकि ये 3 जो पिगमेंट है ये कहाँ पर होंगे? सेक्यूल्स में होंगे। अब एट अ टाइम एक कोन सेल में एक ही पिगमेंट होगा। इस तरह नहीं है कि ये हमारे पास एक कोन सेल है और इसमें ये तीनों जो है प्रेजेंट होंगे, नहीं। एक में हमारे पास 1 होगा, दूसरे में 2 होगा, तीसरे में ये होगा, ठीक है। तो हर एक कोन सेल में एक टाइप ऑफ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होगा। बाकी जो इनर सेगमेंट है, सेल बॉडी है या साइनेप्टिक टर्मिनल है, वो दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर भी वही सेम न्यूरोट्रांसमीटर होगा, ग्लूटामेट। अब फंक्शन इसके अपोजिट है। वहाँ पर जो रॉड थे वो हमारे पास उसकी थ्रेशोल्ड लो थी, तो वो जस्ट ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे को डिटेक्ट करते थे और ऑब्जेक्ट हमारे साथ फेडेड नज़र आती है। यहाँ पर इसका थ्रेशोल्ड हाई है, ठीक है, तो ये लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, ब्राइट लाइट को, ठीक है। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिसेप्टर ऑफ द लाइट विजन या डे लाइट विजन या फोटोटॉपिक विजन। उसको हम स्कोटोटॉपिक विजन कहते थे और इसको हम कहते हैं फोटोटॉपिक विजन। इसके अलावा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूटी ऑफ द विजन। एक्यूटी ऑफ द विजन का मतलब है डिफ्रेंशिएशन एंड क्लियरिटी। हमें कोन्स के थ्रू नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रॉड सेल थे उसमें ऑब्जेक्ट हमें शेडो फेडेड नज़र आते थे, ठीक है। उसमें हम कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते थे, क्यों क्लियरिटी हमें वाजह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये कोन्स के थ्रू ये डिफ्रेंशिएशन एंड क्लियरिटी होती है, जिसको हम कहते हैं एक्यूटी ऑफ विजन, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं? फोविया सेंट्रलिस पार्ट में होते हैं। अब एक टर्म यूज होता है एक्रोमेटिक इंटरवल। एक्रोमेटिक इंटरवल किसे कहते हैं? यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने लिखे है, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को सिंपली वर्बली बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है जो कि हमारे पास एक डार्क रूम के अंदर चला गया, तो जैसे ही वो एंटर होता है तो वहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा भी है तो वो उसको नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही टाइम गुज़रता जाता है, ठीक है, और स्लाइटली एल्यूमिनेशन वहाँ पर आ जाते हैं, तो वो बंदा फिर ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करता है। लेकिन इनिशियली जब वो ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसमें वो कलरलेस उसको फील होता है। कलरलेस क्यों फील होता है? इसलिए क्योंकि अभी उसका जो लाइट आ गई है उसके थ्रेशोल्ड कम है, और लो थ्रेशोल्ड हमारे पास रॉड्स जो है उसको डिटेक्ट करता है। तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट की जो कलर है वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही इल्यूमिनेशन ज़्यादा होते जाते हैं, इट्स मीन कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो हाई इंटेंसिटी के लिए फिर हमारे पास कौन सेल है? कोन सेल है, ठीक है।
तो ये कौन सेल फिर इसको डिटेक्ट करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट को सही क्लियरली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्रोमेटिक इंटरवल किसे कहते हैं? एक्रोमेटिक इंटरवल ये है कि जब हम एंटर हो जाते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, फेडेड नज़र आते हैं लेकिन नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नज़र आते हैं, तो ये जो फेडेड कलर और क्लियर कलर के दरमियान जो ड्यूरेशन होते हैं इसको हम कहते हैं एक्रोमेटिक इंटरवल। ठीक हो गया, और ये हमारे पास होता है मैक्सिमम 20 मिनट्स का होता है। अब ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस ऑफ द एडाप्टेशन, यानी हमारे जो आइज़ हैं उन्होंने उस फेडेड के साथ आपको एडॉप्ट किया। ठीक है, उसको एडॉप्ट किया तो उन्होंने देखा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डार्क एडाप्टेशन। और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होता गया तो फिर हमने वो ऑब्जेक्ट क्लियरली देखा, फिर हम उसके बाद कंटिन्यूसली उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखते थे। तो इसके साथ जो हमारे आई है उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया, तो इसको फिर हम लाइट एडाप्टेशन कहेंगे, जो हमारे पास 5 मिनट का होता है। तो एक्रोमेटिक इंटरवल सिंपली ये है कि फेडेड ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट, जब हमने फेडेड ऑब्जेक्ट देखा और फिर कुछ देर बाद हमने लाइट ऑब्जेक्ट देखा, तो इन फेडेड ऑब्जेक्ट देखने और लाइट ऑब्जेक्ट की देखने के दरमियान जो टाइम है, दिस टाइम इज कॉल्ड एक्रोमेटिक इंटरवल। ये थी हमारे पास न्यूरल बेसिस कि लाइट आ गया, रेटिना पर पड़ गया, वहाँ पर रॉड एंड कोन ने उसको कन्वर्ट किया, उसको ट्रांसड्यूस किया। ठीक है, फिर आगे क्या होगा कि रॉड एंड कोन सेगमेंट जो है, एक तो ये करते हैं हमारे पास न्यूरल बेसिस, यहाँ पर जो केमिकल बेसिस है वो भी ये परफॉर्म करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होते हैं इस रॉड्स एंड कोन में, उसी के थ्रू ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, और फिर यही एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाएंगे। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं यहाँ पर, जो फोटोकेमिकल यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को हम कहते हैं वेल्ड विजुअल साइकिल। सो अगर आपको लोगों को पूछे कि वेल्ड विजुअल साइकिल क्या है, तो दिस इज़ द साइकिल थ्रू विच द फोटोकेमिकल चेंजेस आकर एंड द विजुअल रिसेप्टर। मतलब ये है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी into the electrical energy which is then transmit into the brain। अब जो रोडोप्सिन हमने पढ़ा उसकी केमिकल नेचर को डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी केमिकल नेचर क्या है। रोडोप्सिन इज फाउंड इन द रॉड डिस्क ऑफ द आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास में बने होते हैं एक टाइप ऑफ प्रोटीन से जिसको हम कहते हैं ऑप्सिन या और क्रोमोफोर। ये दो टाइप ऑफ प्रोटीन से बने हैं। जो ऑप्सिन प्रोटीन यहाँ पर रोडोप्सिन में पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं स्कोटोप्सिन। इसीलिए हम जो लाइट डिटेक्ट रॉड्स के थ्रू करते हैं इसको हम स्कोटोपिक लाइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्सिन प्रोटीन है वो स्कोटोप्सिन है। ठीक है, और क्रोमोफोर जो है जो यहाँ पर पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, जो कि विटामिन ए है बेसिकली। तो जब हमारे पास लाइट नहीं होती, ठीक है, तो ये रोडोप्सिन किस तरह नज़र आते हैं? रेड कलर के नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही इसका एक्सपोजर हो जाती है टुवर्ड द लाइट, सो इट बिकम येलो। ठीक है, व्हेन एब्जॉर्ब द लाइट इट इज स्प्लिट इनटू रेटिनॉल एंड स्कोटोप्सिन। ठीक है, जो दो प्रोटीन हमारे पास होते हैं, ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के से जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं एंड रेटिनॉल और स्कोटोप्सिन इससे बनते हैं थ्रू वेरियस फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटो ट्रांसडक्शन किस तरह होगा, किस तरह लाइट एनर्जी जो है वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। तो यूजुअली जो हमारे पास रिसेप्टर्स का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है यहाँ पर आई में, वो -40 मिलीवोल्ट होता है।
जनरल बॉडी में हमारे पास वो -70 होता है, लेकिन यहाँ पर वो -40 मिलीवोल्ट है। अब ये डिफरेंस क्यों है, ये 30 मिलीवोल्ट का डिफरेंस क्यों है? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि हमारे पास सोडियम चैनल जो यहाँ पर होते हैं वो लीक होते हैं। इससे अगर इम्पल्स ना भी हो तो सोडियम जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए -70 से -40 पर आते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द साइक्लिक गॉनेसिन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक गॉनेसिन मोनोफॉस्फेट यानी CGMP, इसका फंक्शन क्या है कि ये सोडियम चैनल को हमेशा जो है उसको ओपन रखते हैं। ठीक है, सोडियम जो है वो कंटिन्यूसली इनसाइड आते जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CGMP। अगर CGMP ना होता तो ये चैनल क्लोज होता, जब तक एक्शन पोटेंशियल ना आ जाता तो ये ओपन नहीं होता, लेकिन CGMP यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसलिए वो सोडियम चैनल को ओपन रखता है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर की तरफ आते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाते हैं। दिस पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड डार्क करंट। ठीक है, ये जो -40 होते हैं ये कांस्टेंट होता है और इसको हम डार्क करंट भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट रेटिना पर पड़ जाते हैं और रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रिसेप्टर पोटेंशियल, जो हमने पिछले स्लाइड रिसेप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पर पोटेंशियल रिसेप्टर जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? रिसेप्टर पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेंगे एंड द रॉड सेल। अब इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी -40 मिलीवोल्ट होता है तो उसी दौरान जो ग्लूटामेट है वो कंटिन्यूसली सिक्रीट होते जाते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी काज। लेकिन जब भी लाइट आ जाते हैं तो लाइट इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आएंगे, एनर्जी के पॉकेट के फॉर्म में आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं फोटोन। तो जैसे ये फोटोन रोडोप्सिन पर लग जाते हैं, ठीक है, तो रेटिनॉल जो है वो डिकम्पोज होकर मेटारोडोप्सिन 2 बनाते हैं। ठीक है, रेटिनॉल पार्ट जो है वो मेटारोडोप्सिन 2 बनाते हैं। ठीक है, जो कि रोडोप्सिन का एक्टिव फॉर्म है। ये एक्चुअली जो रोडोप्सिन है दिस इज़ इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन जैसे ही लाइट इस पर पड़ जाते हैं, ठीक है, तो इट बिकम एक्टिवेटेड एंड बिकम रोडोप्सिन 2। ठीक है, और अगर हमारे पास कौन सेल है तो वहाँ पर फिर पोटोप्सिन जो है वो एक्टिवेट होगा। ये हमारे पास कॉन्स में होंगे। ठीक है, अब जो मेटारोडोप्सिन 2 बना है ये क्या करेंगे? जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। कौन सा जी प्रोटीन? ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, तो वो ट्रांसड्यूसिन क्या करेंगी? CGMP को एक्टिवेट करेंगे और CGMP क्या एक्टिवेट होके बन जाएंगे हमारे पास 5GMP। ठीक हो गया। अब जब CGMP कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द 5GMP तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो CGMP का अमाउंट है वो अब कम हो जाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कन्वर्ट होते हैं इनटू 5GMP। तो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द CGMP, ठीक है, हमारे पास सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम चैनल जो थे वो ड्यू टू द CGMP ओपन थे। अब CGMP नहीं है तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तो सोडियम का कंसंट्रेशन इनसाइड कम होता जाएगा और इट बिकम हाइपर पोलराइज। तो जैसे ये हाइपर पोलराइज होगा तो ग्लूटामेट भी कम रिलीज होंगे। ये है हमारे पास वो प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद में आते हैं। तो जिस तरह हमने कहा, एक्चुअली प्रोसेस रिपीट करता हूँ कि पहले हमारे पास जब लाइट आ जाते हैं, ठीक है, तो रोडोप्सिन बिकम एक्टिवेटेड इनटू रोडोप्सिन 2। रोडोप्सिन 2 विल प्रोड्यूस द will activate the transducin, and the transducin will produce the cyclic GMP, and cyclic GMP will convert into the 5GMP. 5GMP will leads to the reduction in the sodium channel, due to which hyperpolarization and the glutamate secretion will decrease. तो due to the glutamate secretion decrease in the glutamate secretion, अब लाइट जो है
वो डायरेक्टली बाइपोलर सेल पे, जो बाइपोलर न्यूरॉन हमारे पास साइनेप्स पे मौजूद थे, उस पर डायरेक्टली वो लगेंगे और वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा तो वो फिर बाइपोलर न्यूरॉन के थ्रू आगे जाएंगे। ठीक है, और कहाँ पर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को थ्रू द ऑप्टिक पाथवे। ऑप्टिक पाथवे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ये पहुँचते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम को डिस्कस किया गया था कि जैसे ही लाइट रोडोप्सिन पर पड़ते हैं तो वो मेटा रोडोप्सिन 2 बनाते हैं जो कि ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करेंगे। ट्रांसड्यूसिन विल एक्टिवेट CGMP। किस तरह CGMP पासपोडाइस्टरेज किस तरह काम करेंगी कि वो CGMP जो ऑलरेडी मौजूद है और इसका फंक्शन क्या है, सोडियम चैनल को ओपन रखना। अब ये CGMP को कन्वर्ट कर देते हैं 5GMP में, तो CGMP आपके साथ ख़त्म हो गए तो ये सोडियम चैनल भी क्लोज हो जाएंगे। 5GMP क्या करेंगे, क्लोजर ऑफ द सोडियम चैनल विच लीड टू द हाइपर पोलराइजेशन, डिक्रीज ऑफ द ग्लूटामेट एंड रिस्पांस। रिस्पांस क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हमारे पास रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ तक आप लोगों के साथ ये बात क्लियर हो गई कि लाइट आ गई, रेटिना पर किस तरह लग गई और रेटिना से फिर वो लाइट एनर्जी जो है वो एक्शन पोटेंशियल में किस तरह कन्वर्ट जो है वो हो गई। अब यहाँ तक आप लोगों ने ये सीखा कि लाइट एनर्जी किस तरह जो है वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी एक्शन पोटेंशियल में। अब यहाँ पर एक टर्म होता है एक्यूटी ऑफ विजन। तो एक्यूटी ऑफ विजन का मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको क्लियर देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं एक्यूटी ऑफ विजन, या द एबिलिटी ऑफ द आई टू डिटरमाइन द प्रिसाइज शेप एंड डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितना है, ठीक है, और इसका कलर कितना है, तो ये डिटेल और प्रिसाइज शेप हम इसकी थ्रू देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्यूटी ऑफ विजन, या एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द सेपरेटनेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को अगर हम सेपरेट देख सकते हैं, इसको फिर हम एक्यूटी ऑफ द विजन कहते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, कॉन्स, क्योंकि हमारे पास रॉड्स जो है उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो हमारे पास ऑब्जेक्ट को जो है वो डिफ्रेंशिएट करे, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ कलर देता है, या ब्लैक, वाइट या ग्रे देता है, ये कलर में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। तो ये कौन करते हैं, कॉन्स ऑफ द रेटिना करते हैं, जो कि हमारे पास फोविया सेंट्रलिस में होता है। अब एक डिजीज़ है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस, कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, जब लाइट हमारे पास डिम हो जाते हैं और कोई बंदा जो है वो फिर किसी चीज़ को नहीं देख सकता, तो इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इस तरह रात में क्या होता है, लाइट डिम हो जाता है तो बंदा कुछ चीज़ नहीं देख सकता, ठीक है। तो इसी डिज़ीज़ को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या इसको कहते हैं नेक्टोल्पिया। नेक्टोल्पिया क्यों कहते हैं, नेक्टो कहते हैं रात को, ठीक है, तो इसी बेस पे इसको नेक्टोल्पिया कहते हैं। और ये ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्यों होता है ये, क्योंकि विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोटोप्सिन। जो पोटोप्सिन है उसके डेवलपमेंट के लिए रेटिनॉल जो है वो ज़रूरी है, तो इसीलिए उसकी डिफिशियंसी में ये होता है। अब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए क्यों होते हैं, या तो हमारे डाइट में कम है, ठीक है, या इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होती, तो ऑब्वियसली ये लीड टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। जब प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए होते हैं, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है, रेटिनल लेयर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस होते हैं। लेकिन अगर ये रिस्टोर हो गया, ठीक है, थ्रू द विटामिन ए, तो फिर ये विजुअल प्रोसेस जो है वो वापस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये विटामिन ए डिफिशियंसी रहा, तो फिर जो है विजुअल जो रिसेप्टर है वो कम्प्लीटली डिजेनरेट हो जाएंगे और ये परमानेंट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं टुवर्ड द सेकंड पार्ट, विजुअल पाथ पे। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि किस तरह जो है वो ऑब्जेक्ट हम हमारे रेटिना में
आ जाते हैं और वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल उससे बनते हैं। अब ये एक्शन पोटेंशियल आगे जाएंगे कहाँ, किस तरह जाएंगे और कहाँ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं विजुअल पाथवे। द नर्वस पाथवे दैट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना विजुअल सेंटर रॉड्स एंड कोन, क्योंकि वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल बना था, टू दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन में उसका सेंटर है, वहाँ पर ये किस तरह पहुँच जाते हैं। तो इस पाथवे को हम कहते हैं विजुअल पाथवे। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो विजुअल फील्ड है हमारे पास, विजुअल फील्ड किसे कहते हैं, वो एरिया जहाँ से ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो जनरेट होती है, तो उसको हम कहते हैं विजुअल फील्ड। तो विजुअल फील्ड के दो ही पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं टेम्पोरल, ये वाला टेम्पोरल इज़ द आउटर पोर्शन, और एक को हम कहते हैं नेज़ल, नेज़ल इज़ द मीडियल पोर्शन। तो विजुअल फील्ड जो जहाँ से लाइट जनरेट होगा उसके दो ही पार्ट होंगे, जो आउटर पार्ट होगा वो हमारे पास टेम्पोरल होगा, और जो मीडियल पार्ट होगा उसको हम नेज़ल कहेंगे। तो जो टेम्पोरल पार्ट है उससे लाइट आएंगे और हमारे पास जो आई है उसकी लेफ़्ट साइड पे ये जो नेज़ल साइड है उस पे ये फोकस करेंगे। यहाँ पर आप लोग इस ब्लू एरो को देख सकते हैं कि ये टेम्पोरल पार्ट से आते हैं और नेज़ल पार्ट पे ख़त्म होते हैं, जबकि नेज़ल पार्ट से जो आएंगे वो टेम्पोरल पार्ट पे ख़त्म होगा। तो अपोजिट ये होगा। यहाँ पर ये लिखा भी है कि द राइट रेज फ्रॉम द टेम्पोरल हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड फॉल अपॉन द नेज़ल पार्ट ऑफ द रेटिना, while that of the nasal half of the visual field will fall on the temporal। ठीक है, तो ये अपोजिट फॉल करेंगे। तो सच टाइप अगर इस तरह एक ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो पड़ते हैं हमारे रेटिना पे, तो इसको हम कहते हैं बाइनेकुलर विजन। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे दोनों आइज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हम जब ऑब्जेक्ट को देते हैं तो दोनों आइज़ से देखते हैं, और ये ह्यूमन में क्वालिटी मौजूद है, तो इसको कहते हैं बाइनेकुलर विजन। अब जो विजुअल रिसेप्टर है हमारे पास रॉड्स एंड कोन्स, सपोज दिस इज रॉड्स या कोन्स। ठीक है, तो इससे फाइबर, इसके जो फाइबर है छोटे छोटे फाइबर, ये हमारे पास साइनेप्स बनाते हैं विद द डेंड्राइट ऑफ द बाइपोलर सेल। जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं हमारे पास, हमने डिस्कस किया था बाइपोलर न्यूरॉन, तो वो उसी बाइपोलर न्यूरॉन के साथ क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं। ये हो गया आपका साइनेप्स। ठीक है, और फिर इसी बाइपोलर न्यूरॉन की जो एक्सॉन होंगी, ये हमारे पास हो गए रॉड की एक्सॉन, ये साइनेप हो गया, ये हो गई आपके साथ बाइपोलर न्यूरॉन। अब ये बाइपोलर न्यूरॉन फिर आगे जाके एक और साइनेप बनाते हैं। ठीक है, और वो साइनेप्स किसकी तरह के साथ बनाएंगे, विद द डेंड्राइट ऑफ द गेंग्लियानिक सेल। जो गेंग्लियन सेल की डेंड्राइट है उसके साथ ये क्या बनाएंगे, साइनेप। तो ये साइनेप नंबर 1 और ये साइनेप नंबर 2। पहला साइनेप बना द रॉड फाइबर्स और बाइपोलर के फाइबर के दरमियान, और दूसरा जो है वो बाइपोलर और गेंग्लियानिक की जो डेंड्राइट है उसके दरमियान बना। ठीक है, तो जो पहला हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन या प्राइमरी न्यूरॉन, और जो डेंड्राइट्स जो गेंग्लियन से निकलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी न्यूरॉन या सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब इस गेंग्लियन से जो एक्सॉन निकलेंगे, ठीक है, वो आई से भी निकल जाते हैं और हमारे पास जाते हैं टुवर्ड द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो जो हमारे पास ये वाला न्यूरॉन है इसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, यानी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन या टर्शरी न्यूरॉन इसको कहेंगे। और यही से फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फिर ये आप जाएंगे नर्व फाइबर इनटू द विजुअल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है विजुअल रिसेप्टर इन द रेटिना। ठीक है, तो उससे वो क्या है, रॉड्स एंड कोन्स है। तो उससे जो नर्व फाइबर निकलेंगे वो आगे जाकर साइनेप्स करेंगे विद द बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पर साइनेप्स आप लोगों के साथ बनेगा। फिर यही जो है हमारे पास क्या बनेंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और ये जाकर गेंग्लियानिक सेल के साथ साइनेप्स बनाएंगे। तो यहाँ पर साइनेप्स नंबर 1 या और ये हो गया 2,
और फिर इससे जो फाइबर निकलेंगी उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास जाके क्या बनाएंगे, कहाँ पर जाएंगी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, और इससे जो नर्व निकलेंगे वो जाएंगे कहाँ पर, लेटरल कॉर्टेक्स। तो ये हो गए आप लोगों के साथ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, ये हो गई सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और ये हो गई थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब टाइप्स ऑफ पाथवे, ये जो न्यूरॉन जाते हैं, ये पाथवे जो बनते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट पाथवे, एक को हम कहते हैं डिफ्यूज पाथवे। तो प्राइवेट पाथवे वो होता है कि जिसमें ये एक्चुअली हमारे पास कोन्स में होता है, फोविया सेंट्रलिस के जो कोन्स हैं, इसमें ये होता है कि हर एक कोन के लिए अपना बाइपोलर सेल होता है, अपना गेंगलियान होता है जिसको हम मिडगेट गेंगलियान कहते हैं, और अपना ऑप्टिक नर्व फाइबर होता है। यानी तीनों जो है वो हर एक कोन के लिए अपना अपना जो स्ट्रक्चर है, वो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बाइपोलर न्यूरॉन है, गेंगलियान है, जेनिकुलेट बॉडी है या ऑप्टिक फाइबर है, ये अगर हर एक कोन के लिए डिफरेंट होगा तो इस पाथवे को हम प्राइवेट पाथवे कहेंगे। लेकिन जो रॉड्स या वह कोन जो कि फोविया सेंट्रलिस से बाहर है, आउटसाइड द फोविया सेंट्रलिस, तो इसके लिए हमारे पास एक के लिए डिफरेंट न्यूरॉन जो है वो होते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं, जो हमने साइनेप्सिस में पढ़ा पॉलीसाइनेप्टिक। तो अगर इस तरह पॉलीसाइनेप्टिक बाइपोलर सेल होगा और गेंगलियानिक सेल भी इस तरह होगा और साथ ही ऑप्टिक नर्व फाइबर भी मिक्स होगा, तो फिर इसको हम डिफ्यूज पाथवे कहेंगे। यानी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज दिस इज़ द कोन सेल सिंगल, तो इसके लिए हमारे पास इसका फाइबर है, तो इसका जो बाइपोलर है वो भी एक होगा, इसका गेंगलियान भी एक होगा और इसका नर्व फाइबर भी एक होगा। ठीक है, 1 1 1, ये हमारे पास होगा प्राइवेट पाथवे। लेकिन डिफ्यूज पाथवे में हमारे पास क्या होता है, ये हो गया आपके साथ एक नर्व रॉड और ये हो गया एक और रॉड या एक और कोन। ठीक है, तो इसका नर्व फाइबर और इसका नर्व फाइबर, ये हमारे पास जो है एक नर्व फाइबर के साथ साइनेट बनाते हैं, 1 2, लेकिन ये आपके साथ एक के साथ एक बनाया। फिर आगे जो है फिर एक एंड ऑप्टिक नर्व फाइबर में फिर ओवरलैप्स होंगे। ठीक है, या यहाँ पर इस तरह भी हो सकते हैं कि ये भी 2 हो सकते हैं, ये भी 2 हो सकते हैं, फिर ऑप्टिक फाइबर जो है वो 1 होगा। लेकिन अगर हर एक सेल के लिए डिफरेंट न्यूरॉन होगा, एक से ज़्यादा न्यूरॉन होगा या वो ओवरलैप्स करेंगे, तो फिर इसको हम डिफ्यूज पाथवे करेंगे। लेकिन अगर सिंगल होगा तो फिर इसको हम प्राइवेट पाथवे कहेंगे। अब ये विजुअल पाथवे है, इसका कोर्स किस तरह होगा, ठीक है, किस तरह जो है वो जाएंगे टुवर्ड द विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इस ये 6 डिफरेंट कंपोनेंट है, उसकी एक एक को आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द ऑप्टिक नर्व, कि ऑप्टिक नर्व किस तरह बन जाते हैं। तो जो हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया कि यहाँ पर जो आई पर हमारे पास इमेज बनता है ये वाला, और ये हो गया ये वाला। ठीक है, तो इससे जो नर्व फाइबर एराइज होंगे, ठीक है, सेकंड जिसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है हमारे पास क्या बनाएंगे, ऑप्टिक नर्व बनाएंगे। और ऑप्टिक नर्व आई से कहाँ किस पोजीशन पे निकलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क पे, वहाँ इस पॉइंट पे निकलते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखें कि द फाइबर फ्रॉम द टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटिना आर इन द लेटरल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये ऑप्टिक नर्व दोनों कंबाइन दिया गया है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेटिना का टेम्पोरल पार्ट होगा, ठीक है, तो वो लेटरल साइड पे रहेगा। यहाँ पर आप लोग ये रेड जो नज़र आते हैं, जो ये रेड आप लोगों को नज़र आते हैं, ये रेड वाला टेम्पोरल है। ठीक है, और लेटरल साइड पे भी है, आउटसाइड है। ठीक है, ऑफ द नर्व फाइबर एंड कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द नेजल हॉप ऑफ द इम्पल्स।
तो ये है हमारे पास नेज़ल पार्ट, ठीक है। इसका जो विजुअल फॉर्मेशन हुआ है वो हमारे पास ये वाला जो रेड नज़र आते हैं, और फिर इस रेड लेके जाते हैं। लेकिन जो इमेज है नेज़ल पार्ट की, लेकिन लेके जा रही है टेम्पोरल नर्व, यहाँ इस तरह आ गया है, नेज़ल से आ गया है, ठीक है, और फिर टेम्पोरल लेके जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो नेज़ल पार्ट ऑफ द रेटिना का है वो लेके जाएंगी टेम्पोरल, ठीक हो गया, वो लेके जाएंगी टेम्पोरल, और वो किस साइड पे होगा, मीडियल साइड पे होगा। ये वाला देख लें, ये क्या है, मीडियल साइड पे है। सो यहाँ पर लिखा है द फाइबर फ्रॉम द नेजल पार्ट ऑफ द रेटिना आर इन द मीडियल पार्ट ऑफ द नर्व एंड कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द टेम्पोरल हब ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ द सेम आई, ठीक हो गया। तो वो फिर इस तरह जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। फिर आगे आते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। अब ऑप्टिक नर्व हमारे पास बने, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो एक पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पर ये एक्सचेंज हो जाते हैं। किस तरह एक्सचेंज हो जाते हैं, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो रेड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास मौजूद है लेटरल साइड पे। तो वो जब मिड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो इट बिकम द मीडियल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि द मीडियल फाइबर ऑफ द ईच ऑप्टिक नर्व क्रॉस द मिड लाइन एंड जॉइन द अनक्रॉस लेटरल फाइबर ऑफ द अपोजिट साइड। यहाँ पर ये जो मीडियल रेड जो है वो क्रॉस कर जाते हैं मिड लाइन को, और आगे जाकर लेटरल साइड के साथ अटैच होता है। ये है हमारे पास लेटरल, और ये वाला है हमारे पास मीडियल, ठीक है, रेड का। तो ये रेड यहाँ पर वो बनाते हैं। इसी तरह जो ब्लू आप लोगों को नज़र आते हैं, तो ब्लू यहाँ पर मीडियल है और ये है लेटरल, ये मीडियल है और ये है लेटरल। तो मीडियल जब मिड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो आगे जाकर लेटरल के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये कंबाइन हो जाते हैं, ये क्रॉसिंग जो होते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। अब इससे जाकर ये बना आगे ऑप्टिक कियाज्मा से आगे जाकर ये क्या बनाएंगे, ऑप्टिक ट्रैक बनाएंगे। जो अनक्रॉस फाइबर है ऑफ द ऑप्टिक नर्व ऑन द सेम साइड एंड क्रॉस फाइबर ऑफ द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम द अपोजिट साइड। जो ऑप्टिक फाइबर हमारे साथ बने हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बैकवर्ड की तरफ जाएंगे एंड फॉर्म दी ऑप्टिक ट्रैक। बैकवर्ड ये कहाँ पर जाएंगे, एंड टू द सेरेब्रल पेडंकल। और सेरेब्रल पेडंकल पे ये क्या होते हैं, वहाँ पर राउंड होते हैं एंड टर्न अराउंड द पेडंकल एंड रीच टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ इन द थैलेमस। आप लोग डायग्राम में यहाँ पर अगर हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आकर कहाँ पर जाते हैं, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आ जाते हैं। हियर मेनी ऑफ फाइबर जो है साइनेप्स वाइल फ्यू फाइबर पास टूवर्ड सुपीरियर कोलेकुलस एंड द मिडब्रेन। कुछ जो है वो साइनेप्स बनाएंगे, जो फोविया वाला से जो फाइबर निकलते हैं वो साइनेप्स कर जाएंगे, लेकिन कुछ जो है वो पास हो जाकर मिड ब्रेन की तरफ जाते हैं, मिड ब्रेन में कोलेकुलस की तरफ जाते हैं। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर जो है यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो जो फाइबर यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं तो वो यहाँ पर एक विजुअल सेंटर बनाते हैं, और उस विजुअल सेंटर को हम कहते हैं सब कॉर्टिकल सेंटर, क्योंकि हमारे पास जो मेन सेंटर है वो तो कॉर्टेक्स में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर बनाते हैं वो सब कॉर्टिकल सेंटर होते हैं। और यहाँ से फिर जाते हैं थ्रू द ऑप्टिक रेडिएशन, और ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू फिर ये कहाँ पर जाते हैं, एंड टू द इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। और इंटरनल कैप्सूल कहाँ पर होते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स में, ये विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के साथ क्या हो गए, सुपीरियर कोलेकुलस जो कि साइनेप्स नहीं बनाते, ये वाला हमारे पास साइनेप्स नहीं बनाते, तो ये मिड ब्रेन में रह जाते हैं, जो कि साइनेप्स बनाया है तो उससे ऑप्टिक रेडिएशन निकलते हैं, और ये फिर जाते हैं विजुअल कॉर्टेक्स यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। तो इसी पाथवे के थ्रू जो है इम्पल्सिस फिर
सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। अब विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद है, ठीक है। जो बैक वाला लोब होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनमें 3 एरिया है। एक है हमारे पास प्राइमरी विजुअल एरिया जिसको हम एरिया 17 कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द परसेप्शन ऑफ द विजुअल इम्पल्स। जो सबसे पहले इम्पल्सेस आते हैं आई से, तो वो कहाँ पर आते हैं, तो द विजुअल एरिया नंबर 17। सेकेंडरी विजुअल एरिया या विजुअल एसोसिएशन एरिया या एरिया नंबर 18, इसका काम क्या है, इसी विजुअल इम्पल्स जो कि आ चुकी है 17 को, उसको इंटरप्रेट करना, ऑब्जेक्ट की परसेप्शन की फॉर्मेशन करना, ठीक है। और जो एरिया नंबर 19 है जिसको ऑक्सीपिटल आई एरिया कहते हैं, आई फील्ड कहते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट ऑफ द आई। अब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो हमने देख लिया, रेटिना में उसके फोटो ट्रांसडक्शन हो गई, एक्शन पोटेंशियल बन गई, और विजुअल पाथवे के थ्रू वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच गया। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ये जो ऑब्जेक्ट आएंगे, ये सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, एरिया 17 में। एरिया 17 इसको रिसीव करेंगे, ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे इनटू द एरिया 18। एरिया 18 इसके मुताबिक डिसीजन लेंगे, परसेप्शन बनेंगे, ठीक है, और उसी परसेप्शन को ट्रांसफ़र करेंगे टुवर्ड द एरिया 19, और एरिया 19 पर एक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्शन क्या होगा, वो इम्पल्स जो है दोबारा भेजेंगे टुवर्ड द आई, और जो इम्पल्स इंफॉर्मेशन लेके आए हैं उसके मुताबिक फिर आई जो है वो अपना मोमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो एरिया 19 हमारे पास आई की तरफ सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्राइमरी एरिया, ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी एरिया, और दिस इज़ द सेकेंडरी एरिया, एंड दिस इज़ द लास्ट एरिया, एरिया नंबर 19, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसी तरह ट्रांसफ़र जो है वो होते हैं। लेट्स समराइज इट। जो टेम्पोरल पार्ट जो आउटसाइड ऑफ द विजुअल फील्ड होता है, उसका लाइट कहाँ पर जो है स्ट्राइक करेंगी रेटिना पर, वो हमारे पास नेज़ल पार्ट पे होंगे। आउट से ये आएंगे इनसाइड की तरफ, और इन से ये जाएंगे टुवर्ड द आउटर पार्ट, ठीक है। अब आउटर पार्ट जो नेज़ल का जो इमेज है वो लेके आएंगे द लेटरल, वाइल जो आउटर है वो लेके आएंगे द मीडियल, इस तरह बोथ आई में, ठीक है। फिर जब ये मिड लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो मिड लाइन पे जो मीडियल फाइबर होगा, ये वाला मीडियल फाइबर, ये जाकर लेटरल फाइबर के साथ कम्युनिकेट करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑप्टिक ट्रैक बनाएंगे। और इसी तरह दूसरी का जो मीडियल है वो जाकर लेटरल के साथ बनाएंगे और ऑप्टिक ट्रैक बनाएंगे। तो जिस पॉइंट पर ये क्रॉसिंग करते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक ट्रैक फिर जाकर हमारे पास लेटरल पेडंकल बनाते हैं, पेडंकल के इर्द गिर्द वो राउंड होते हैं, और फिर टर्मिनेट कहाँ पर होते हैं, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी में। लेटरल जिनिकुलेट बॉडी में हमारे पास 2 किस्म के फाइबर होते हैं, एक वही फाइबर जो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाते हैं, और एक वही फाइबर जो आगे जाकर मिड ब्रेन की तरफ जाते हैं, सुपीरियर कोलिकुलस। तो जो टर्मिनेट होते हैं वो सब कॉर्टिकल पोर्शन यहाँ पर बनाते हैं, और उससे ऑप्टिक रेडिएशन एराइज हो जाते हैं जो कि जाते हैं टुवर्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फिर हमारे पास 3 रीजन होते हैं, एरिया 17 जो कि इम्पल्स को डिटेक्ट करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे टू द एरिया 18, और एरिया 18 पे क्या होगा, डिसीजन होगा जो कि ट्रांसफ़र करेंगे उस डिसीजन को 19 की तरफ, और 19 पर इम्पल्स भेजेंगे टुवर्ड द आई, और इसके मुताबिक फिर आई जो है वो मोमेंट परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं टू द थर्ड पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर, दिस इज़ द पिपिलरी रिफ्लेक्सेस। पिपिलरी रिफ्लेक्सेस क्या है, विजुअल रिफ्लेक्सेस है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस हैं जो कि साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास 3 किस्म की पिपिलरी रिफ्लेक्सेस है, लाइट रिफ्लेक्स, सेलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले हम आते हैं टुवर्ड द लाइट रिफ्लेक्स कि लाइट रिफ्लेक्स क्या है। द रिफ्लेक्स in which the pupil constrict when the light is flashed into the eyes। जब आप लोग देखते हैं अगर किसी आई की तरफ हम लाइट को फ्लैश करते हैं तो वो आई जो है ख़ुद ब खुद
बंद हो जाते हैं, उसका प्यूपिल जो है वो नैरो हो जाते हैं। तो इसी रिफ्लेक्स को हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स या प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट लाइट या और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट या कंसेंजुअल लाइट रिफ्लेक्स है। तो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में क्या होगा कि जैसी ही लाइट जो है वो आई पर फोकस होते हैं तो प्यूपिल जो है वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट लाइट प्यूपिलर रिफ्लेक्स। इनडायरेक्ट में क्या हो जाते हैं कि अगर आप राइट साइड ऑफ द आई जो है, राइट आई पर लाइट को फोकस करते हैं तो इसके साथ जो लेफ्ट आई है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे या उसका प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो। तो इसको हम कहते हैं कंसेंजुअल रिफ्लेक्स या इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स। ठीक है, समझ में आया? रिपीट करता हूँ कि अगर आप एक आई को फोकस करते हैं थ्रू द लाइट, फॉर एग्जांपल वो राइट आई है, तो वही राइट आई का प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होगा। तो दिस इज़ द डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आप उसी ही राइट वाला आई को फोकस करते हैं लेकिन लेफ्ट वाला खुद ब खुद जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंसेंजुअल रिफ्लेक्स। सीरियोस्पाइनल रिफ्लेक्स क्या है कि इसमें डायलेशन ऑफ द प्यूपिल होते हैं। कब होगा? जब आप उसको पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं ओवर द स्किन ऑफ द नेक। जो नेक का स्किन है इसको आप अगर पिंच देते हैं या पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तो इससे हमारा प्यूपिल डायलेट होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द डायलेटर पेपिलाई मसल। जो आइरस का डायलेटर पेपिलाई मसल है वो इसके साथ होता है। तो इसका कनेक्शन क्या है? कनेक्शन इसका ये है कि जो नर्व हमारे पास स्किन ऑफ द नेक को सप्लाई करते हैं वही नर्व, सेम नर्व जो है डायलेटर पेपिलाई को भी सप्लाई करते हैं। तो अगर आप उसको यहाँ नेक पर जो है स्टिमुलेट कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद स्टिमुलेट हो जाते हैं इन द आई। ठीक है, जो हमने लॉ ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर एक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीरियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। और तीसरा जो है अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन किसे कहते हैं कि जब हम किसी नज़दीक ऑब्जेक्ट या दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे आई में जो चेंजेस आते हैं, जो एडजस्टमेंट आते हैं, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। द प्रोसेस बाय विच लाइट रेज from near object or distant object are brought to a focus on sensitive part of the retina is called accommodation। क्योंकि जब हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होता है, आई बाल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और जो दूर के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हमारा आई बाल जो है वो डायलेट हो जाते हैं। तो ये जो आई बाल में एडजस्टमेंट, ये जो चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड द accommodation। तो डिस्टेंट दूर के ऑब्जेक्ट से जो हमारा लाइट आते हैं वो पैरेलल होता है एंड लेस रिफ्लेक्टेड होता है, तो इसीलिए हमारा आई उसके लिए डायलेट होता है। और जो नज़दीक से आते हैं वो पैरेलल नहीं होता, ठीक है, और वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इसलिए हम आई को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इट इज़ टू बी फोकस दीज लाइट रेज शुड बी रिफ्रैक्टेड, कन्वर्ज, वो फिर कन्वर्ज होगा। अब अकोमोडेशन 3 तरीक़ों से होते हैं। जो आई में चेंजेस आते हैं वो 3 तरीक़ों से होते हैं। 3 तरीके क्या है? सबसे पहला तरीका ये है कि द रेटिना मस्ट बी मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द लेंस। एक्चुअली हमारे पास ये सपोज़ ये हो गया आपके साथ लेंस और ये हो गया रेटिना, ठीक है। तो ये जो अकोमोडेशन होगा, या तो ये रेटिना टूवर्ड द लेंस जाएंगी या अवे फ्रॉम द लेंस जाएंगी। और ये किस तरह होता है? बाय एलांगेशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। दूसरा क्या है? लेंस मस्ट बी मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द रेटिना। या तो रेटिना मूवमेंट करेंगी या लेंस या रेटिना की तरफ जाएंगी या अवे फ्रॉम द रेटिना जाएंगी, ठीक है। और तीसरा क्या है? कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस मस्ट बी अल्टर सो दैट द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस इज अल्टर अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। जो कन्वेक्सिटी है वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, ताकि उसका रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो चेंज होता है। अच्छा, दिस इज़ द रिफ्लेक्स सेक्शन। तो अगेन इसमें स्मूथ और स्केलेटल मसल दोनों इन्वॉल्व होंगे और दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये है आपके लोगों के साथ वो चेंजेस, ठीक है।
अगर सिलियरी मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेंस जो है वो आपके साथ उसकी कन्वेक्सिटी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर ये रिलैक्स होते हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो भी ब्रॉड होंगे और लेंस जो है वो उसकी कन्वेक्सिटी ज़्यादा हो जाएंगी। अब एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक बंदा है और वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं और इसके बाद जो है अब एक बंदा है जो कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट देखने के बाद वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो इसकी आई में क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो इसके आई में 3 चेंजेस आएंगे। एक क्या होगा कि आई बाल की कन्वर्जेंस होगी। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि वो श्रिंक हो जाएंगे। किस तरह? ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मीडियल रेक्टस। जो मीडियल रेक्टस मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आई बाल का साइज़ कम होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, खुद आप लोग ऑब्जर्व कर ले, किसी दूर ऑब्जेक्ट को देख लें, इसके बाद नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख लें, तो आपका आई बाल का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। दूसरा, प्यूपिल भी, जैसे आई बाल कम होगा तो इसके साथ प्यूपिल भी कंस्ट्रक्ट होंगी। और तीसरा क्या होगा, जो कर्वेचर ऑफ द लेंस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। कर्वेचर ज़्यादा हो जाएंगी जबकि कन्वेक्सिटी जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो अकोमोडेशन है ये कहाँ पर होते हैं? ब्रेन में एरिया 8 नंबर 8 है इसके लिए, जो ये अकोमोडेशन को परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ द समरी कि किस तरह अकोमोडेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं, वो 3 चेंजेस किस तरह आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये 3 जो चेंजेस है वो किस तरह आते हैं। पर डिस्टिंग एंड नियर ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारे पास रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है, क्योंकि उनमें फोकल लेंथ जो है वो डिफरेंट होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड पावर फॉर द डिस्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक रिफ्रैक्शन, उसको हम स्टैटिक रिफ्रैक्शन, जिसको आर्क के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूर नज़दीक के ऑब्जेक्ट के लिए उसको हम डायनामिक कहते हैं, ठीक है, पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू रिफ्रैक्टिव पीरियड रिफ्रैक्टिव पावर इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी डायनामिक माइनस स्टैटिक रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव पावर है फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप। जैसे ही एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड वो कम होते जाते हैं, रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इट्स मीन कि वहाँ पर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है। और एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और ये 2 हो गई। पिछला जो लेक्चर था वो भी 2 दिन के लिए था, और ये जो लेक्चर है ये भी 2 दिन के लिए है। ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी बुक में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इस स्लाइड को ही फॉलो कर सकते हैं या कोई और मटेरियल देख सकते हैं। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्ड टू द टॉपिक, जिस पॉइंट पे किसी को समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हेजिटेशन फील ना करें। सो दिस इज़ द लेक्चर्स फॉर दिस वीक, ठीक है। ये वीक आप लोगों को कंप्लीट हो गई। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी